त्योहार है तो अलग अलग रंग दिखेंगे ही, कई तरह के रंग दिख रहे हैं और सबसे हावी रंग जो है वो है मतदाताओं का। और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर, ये इस त्योहार में रंग ही रंग भर रहा है। वाकई में एक तरह से स्वप्न से कहा जाए तो मरुधरा के रंगीले चुनाव, रंग रंगीले चुनाव जैसी की परंपरा रही है मरुधरा में, जिस तरह का यहाँ पर संस्कृति रही है, उसी के तहत यहाँ के इलेक्शंस भी बहुत ही अलग अलग तस्वीरों के, अलग अलग अनुभवों के साथ कई ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिससे देखना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और अब वक्त हो चला है ग्राफिक रूम की तरफ रुख करने का, जहां पर हमारी सहयोगी मौजूद है विभा, और वो आपको बताएंगी एक अगली सीट, अगली हॉट सीट के बारे में। चलिए बिल्कुल, तो टोंक सीट की बात कर लेते हैं। टोंक सीट इसलिए भी चर्चा में है और सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता और इनके सामने है यूनुस खान, तो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए ये दोनों। कुल मतदाताओं की संख्या की भी बात करेंगे क्योंकि ये मतदाता जो हैं वही सब कुछ तय करने वाले हैं और इसीलिए जो नेता हैं उन्होंने खूब गुहार भी लगाई है, खूब दौड़ भाग भी की है, खूब पसीना बहाया है और वादे और दावे खूब किए गए हैं। मतदाताओं की संख्या पर नजर डालिए तो कुल मतदाताओं की संख्या 2,23,780 है यहाँ पर, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,15,286 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,08,494 यहाँ पर है, जो कि इस बार सब कुछ तय करने वाले हैं टोंक सीट को लेकर के। उन मुद्दों पर नजर डालिए जिन्होंने टोंक सीट को ज्यादा तवज्जो भी दिया है और टोंक सीट पर जीत और हार के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पीने के पानी की कमी यहाँ पर भी लोगों को झेलनी पड़ती है, इसलिए ये उनके चुनावी मुद्दे में भी है। सिंचाई के पानी की कमी यहाँ पर लोगों को खूब उठानी पड़ रही है, क्योंकि सिंचाई यानी कि खेतों से जुड़ा हुआ मसला, किसानों से जुड़ा हुआ मसला और किसानों की परेशानी इस बार पार्टियों ने समझी है। तो क्या ये परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये भी देखना होगा। बीसलपुर बांध का पानी नहीं मिलता है, ये लोगों की परेशानी भी है, गुहार भी है, और इस परेशानी का निदान कैसे पार्टियां निकालती हैं, इसको लेकर के लोगों ने पुरजोर आवाज उठाई है। टोंक को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग लोगों की लंबे वक्त से रही है, क्योंकि आवाजाही के लिए रेल मार्ग का इस जगह से जुड़ना और यहाँ के लोगों का दूसरे जगहों तक पहुँचना उसके लिए सुगम रास्ता रहा है, लेकिन रेल मार्ग से ये जुड़ नहीं पाया है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और ऐसे में वो चाहते हैं कि ये रेल मार्ग से जुड़ जाए। रोजगार का अभाव है, उद्योग धंधों की कमी है और सड़कों की हालत जो है बेहद खराब है। तो अमूमन ये जो समस्याएं हैं, ये जो कमियां हैं, अक्सर हाँ सभी जगहों पर देखने को मिल रही हैं, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो दो चार हो रहे हैं और इसलिए उसका समाधान चाहते हैं। वो आश्वासन जो कि पूरा हो पाए, वो विश्वास जो कि इनकी परेशानियों से इन्हें निजात दिला पाए। हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। शुक्रिया विभा आपका, हमें टोंक सीट जो कि बहुत ही हॉट सीट है और इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपने दी। तो स्वप्निल, लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व और अभी एक जो गफलत सामने आ रही है, बार बार मेरे मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ कारण हो सकता है जो ये रॉन्ग परसेंटेजेस सामने आए हैं। हालांकि अब उन्होंने जो विभाग है उसने वहां से वो आंकड़े हटा लिए हैं, तो क्या कुछ हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मैं जितना अनिता समझ पा रहा हूँ, दरअसल होता क्या है कि पोलिंग स्टेशन से जानकारियां एसएमएस के थ्रू जाती हैं और हम आपस में जब व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं तो टाइपो एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। उन एसएमएस के जरिए ही विभाग ये आंकड़े इसमें लगाता है, तो वो एसएमएस में शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कोई गलतियां रही जिसके चलते ये पूरी गफलत मची है। वो किस एंड से हुई है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मोटे तौर पर एसएमएस को होना चाहिए। और चलिए अब जरा एक बार नजर डालते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व यानी चुनाव में वोटिंग के दौरान जो बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने जनता से अपील की, जरा सुनिए। का वोट है और ये सिंगल हैंडेडली नहीं हुआ है, जो भी हुआ है इसमें अनलाइक द अदर पार्टी, इस पार्टी ने पूरी तरह से छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता तक सब लोगों ने मिलके मैंने अथक प्रयास करके पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने की कोशिश की। भारी बहुमत से चुनाव कांग्रेस जीते, ये मेरे मन में था और भारी बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। अमित शाह जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, पर जो वसुंधरा जी ने जो इस प्रकार से लापरवाही से शासन किया, भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी,
उसको जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि पूरी स्कीमें बंद कर दी हमारी, रिफाइनरी बंद कर दी, ब्रॉडगेज बंद कर दी आदिवासियों के अंदर। इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा बहुमत लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। शुरुआत है और मुझे यकीन है कि हर बूथ पर, गांव ढाणी, हर कस्बे में लोग निकल रहे होंगे आज मतदान करने के लिए। इस देश को मजबूत करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दी है, और ये तो एक लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है। देश एक जिंदा देश है, उसको लगातार हमें मजबूत करना है और ऐसे लोगों को चुनना है जो एक सही दिशा में पारदर्शी तरीके से, निर्णायक तरीके से इस देश प्रदेश को आगे ले जा सके। युवाओं का क्रेज नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के बारे में जो सहयोग मिल रहा है, वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। कारण क्या है कि युवा चाहता है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, युवा चाहता है कि रोजगार के अवसर बढ़े, युवा चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, युवा चाहता है कि किसान मजबूत हो। तो मैं सोचता हूँ एक के बाद एक ऐसी योजनाएं आई है कि पहली बार मतदाता विकास को भी अपना आधार बना करके आगे बढ़ा है। अब तक तो नेगेटिव बातों के ऊपर ही इस हिंदुस्तान का चुनाव चलता रहा, पहली बार यह है कि जो पॉजिटिव बातों के ऊपर भी चुनाव दौड़ी से आगे बढ़ रहा है। लोगों के लिए मैसेज है कि आप वोट करें, सुरक्षा के लिए वोट करें, बहबूदी के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें, जो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आम आदमी की उन्नति की बात करें, रोजगार देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें, क्योंकि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे राजस्थान को अस्त व्यस्त कर दिया। तो यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था दिग्गजों का। दिग्गजों ने यहाँ पे अपील तो की ही, लेकिन साथ में ये बात कहने से भी वो नहीं चूके कि क्या जरूरत है और किस लिए मतदान में आप अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं। आप जिसे भी मतदान कर रहे हैं, क्या वो प्रत्याशी जो है वो इस तरह का प्रत्याशी कि वो आपकी बात को रख पाएगा और आपके मुद्दों का कोई सलूशन दे पाएगा। देखिए, मिलते ही मौका मार दे चौका, या तो ये कोई बल्लेबाज कर सकता है या फिर राजनीतिज्ञ ही कर सकते हैं। तो स्वप्निल, यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे कि कितना फीसद कहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है, और इसके साथ ही हमारे साथ कई दिग्गज भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे सहयोगी भी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बीकानेर से रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील आसोपा जी हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से ज्योति किरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत स्वागत है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमने अब तक कुछ मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन क्या ये सर्व समाज और 36 कौमों को साथ लेकर चलने का जो नारा है वो महज एक नारा है या ऐसा सच में होता है? अब इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। ज्योति किरण जी, पार्टियां चाहे जो भी कहें, लेकिन अल्टीमेटली बातें तो घूम फिर कर जाति पर ही आती हैं। टिकट से लेकर तमाम चीजें जब जाति पर ही होती हैं, तो क्या ये बात गौण नहीं हो जाती है? सर्व समाज और 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात सिर्फ एक नारा है। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से का यही प्रयत्न है कि सर्वधर्म समभाग और 36 कौमों की बात केवल ये एक हाशिए पर जाने जैसी बात न रहे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में मेन स्ट्रीम में ये बात है। यही कारण है कि आप देखेंगे इस दल ने प्रत्येक जाति को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक फैक्शन को जोड़ने का, प्रत्येक जिसको कहते हैं वर्ग को जोड़ने का बहुत अद्भुत प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ सामाजिक समरसता का कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो वो 1992 से ऑन है। प्रयत्न निश्चित तौर पे हर पार्टी का ये रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के तो स्वस्थ लोकतंत्र में आस्था है। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि राजस्थान में उद्भूत 36 कौमें, हमारी माननीय मुख्यमंत्री भी कहती रही हैं कि 36 कौमों को हम अपनी छाती से लगाकर चलने वाली पार्टी है। आप देखेंगे इसीलिए हमारे यहाँ जो कंसर्न्स हैं वो सभी समाजों की सामूहिक कंसर्न्स हैं। अगर आप हमारा घोषणा पत्र भी देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा। एक एक्ट को लेकर कई वर्गों में नाराजगी सड़कों पर भी देखने को मिली, और मैं जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो भी छिटकते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ कहने की बात है, चूंकि बोली जा रही है सदियों से, इसलिए हम भी बोल लें? जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है। ज्योति जी, मुझे सुन पा रही हैं आप?
अब सुन पा रही हूँ। जी ज्योति जी, मैं ये कह रहा था कि एक एक्ट को लेकर एक वर्ग में नाराजगी आई जो सड़कों पर उतरा। इसके अलावा कुछ और, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समय समय पर उनके बयान भी सामने आए, उनकी खबरें भी सामने आई। क्या कारण रहा? इन्हीं सारी चीजों के कारण तो ऐसा लगता है कि 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बात महज एक नारा है और कुछ नहीं। देखिए, मतदान परिष्कार की बात राजस्थान के लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में की जानी चाहिए। हमारे जितने पुरोधा पुरुष हुए उन सब ने समाज में मतदान परिष्कार की बात की। ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र को सही अर्थों में चलाना है तो राजनीतिक दलों को भी, मैं राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये बात कहूंगी कि सभी प्रकार की दृष्टियों से ये बात, यानी मतदान परिष्कार की बात, यानी जाति के आधार पर वोट नहीं, धर्म के आधार पर वोट नहीं, जाति के आधार पर नाराजगी नहीं, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण नहीं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुखद घटना यह है कि इस स्वस्थ मैच्योर होते लोकतंत्र में कई बार हम प्रतिगामी शक्तियों को लगातार आक्रामक तौर पर देखते हैं। तो एक मतदाता के तौर पर हमारा ये कर्तव्य हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी बहुत गहरा कर्तव्य हो जाता है कि अगर ऐसी शक्तियां उभरती हुई दिखाई देती हैं जिनकी एजेंडा क्लियर है, मुझे आज उसके बारे में, क्योंकि आज राजनीतिक डिबेट नहीं है, हाँ, ज्योति जी, इसलिए अब मैं सुशील जी को भी डिबेट में लाना चाहता हूं। लेकिन देखिए, हर कोई आम समझ ये कहती है और एनालिसिस भी ये कहता है कि टिकट वितरण और प्रत्याशी तय करने का एकमात्र आधार सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी जाति ही हो तो सर्व समाज का नारा कोई मायने नहीं रखता। सुशील जी, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई जातिगत समीकरण तो दिल्ली मंगवाए गए थे आपकी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा। देखिए स्वप्निल जी, इस प्रदेश के अंदर जो जातियों की लड़ाई कराने का काम अगर किसी नेता ने शुरू किया है अक्रॉस दी पार्टी लाइन, तो वो वसुंधरा राजे जी हैं। 2003 में मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप, पहली बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आप बीच में मत बोलिए बहन जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप नहीं सुशील जी, नहीं देंगे इसको, ज्योति 2 मिनट रुकिए ना, मैं काउंटर कर रहा हूँ ना, देर से चुपचाप मैं बैठा हूँ मॉडरेशन के लिए, मैं काउंटर कर रहा हूँ ना। ज्योति जी 2 मिनट रुकिए आप। सुशील जी, मेरा सवाल तो आपसे था ना सर। सुशील जी, मेरा सवाल तो आपसे था और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर था। सुशील जी सुनिए ना, सुशील जी आप याद करिए स्वप्निल जी। अरे सुशील जी, मैं फलां की बेटी, सवाल तो सुनिए ना, फलां की बहू, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जवाब, और फलां की समधन हूँ, ये यहाँ नहीं सुशील जी, देखिए आप फिर गलत साइड मत ले जाइए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जातिगत समीकरण विभिन्न जिलों के मंगवाए थे कि नहीं मंगवाए थे सर? अगर उन्होंने शुरुआत किया तो आप क्यों फंस गए सर? आप कैसे डिफरेंट है? मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ तो दीजिए ना सर, उनको क्यों बोल रहे हैं आप? अपना जवाब दीजिए। बिना जवाब नहीं होगा। इन्होंने 2.5 मिनट लिए, मैंने घड़ी देखी है, मैं 30 सेकंड बोला सर, आप 2.5 मिनट ले लो, लेकिन तो सर मेरे को बोलने तो दीजिए, ये टोक रही है सर। मेरे पास समय कम है, मुझे ब्रेक पर जाना है, आप सीधे सीधे जवाब दे दीजिएगा सर। सीधा सीधा दे रहा हूँ। वसुंधरा राजे ने कहा मैं फला की बेटी हूँ, फला की समधन हूँ, फला की बहू। अरे कोई शोभा देता है? इससे ये कैसे पता चलता है कि रही बात आपको समझ में नहीं आता? मेरे को एक बात बताओ, आपको समझ में आया राहुल गांधी ने जातिगत समीकरण क्यों बुलवाए थे? यहाँ मुझे लगता है स्वप्निल, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में से कोई भी पार्टी जातीय समीकरणों को साधने में पीछे नहीं रही। अगर हम आंकड़ों को देखें, जब टिकट का बंटवारा हुआ था, दोनों पार्टियों ने जाट समुदाय के 33 उम्मीदवारों को टिकट दिया, बीजेपी ने 26 राजपूतों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 15 राजपूतों को टिकट दिया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये आंकड़ों में या फिर इन समीकरणों को बैठाने में पीछे रहे हों। हाँ, 36 कौम की बात कहने में बहुत अच्छी और आसान लगती है, क्योंकि इस तरह से आप बचते हैं। लेकिन जिस तरह से मरुधरा में रेत का बवंडर कभी भी आ सकता है, उसी तरह से जातिगत समीकरण भी राजनीति में बवंडर ला सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, खैर कई नारे सिर्फ आ जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं और उसके बाद जब उनकी हकीकत खंगालो तो वो नारे कहीं सिर्फ और सिर्फ कागजों पर लिखे कुछ शब्द ही नजर आते हैं।